क्लास आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में मैं सॉल्व करवाने वाला हूं 2027 का एक हिंदी का मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों पेपर देने जाओगे जैसा ही आप लोगों का 2027 में हिंदी का पेपर आने वाला है, बिल्कुल सेम वैसा ही पेपर मैं आप लोगों को आज की इस क्लास में सॉल्व करवाने वाला हूँ। देखो आज की क्लास को पूरा देखने के बाद भाई आप लोगों का 70 में 70 नंबर भी पक्का हो जाएगा, क्योंकि भाई हिंदी का मॉडल पेपर है। अनुक्रमांक और नाम वगैरह सब कुछ लिख देना जब पेपर आप लोगों को दिया जाए। आज का कोड है मेरा 832 जियो कोड का पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो चलिए भाई इस पेपर में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो ये हमारा कुछ भाई निर्देश है। निर्देश क्या कहता है, यहाँ पर देखो लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। पेपर देने जाओगे तो भाई सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, 15 मिनट तक पेपर को पढ़ना पड़ेगा। 15 मिनट तक भाई आप लोगों को पेपर पढ़ना पड़ेगा। निर्देश दिए हैं, ये सारे के सारे निर्देश आप लोग पढ़ लेना है ना। तो निर्देश सारे के सारे देख लो निर्देश। चलो मैं पढ़ करके सुना देता हूँ निर्देश कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभक्त रहने वाला है। निर्देश नंबर 3 कहता है कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर वे हमारे उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करके चिन्हित कर देना है। और भी कुछ निर्देश हैं, इनको भी भाई पढ़ लेना है। जैसे निर्देश नंबर 4 कहता है कि खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के भाई पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर तो वाइटनर का प्रयोग ना करें। और ये सब निर्देश इनको भाई पढ़ लो। अब मैं सीधा आप लोगों को प्रश्नों की ओर ले चलता हूँ। चलो प्रश्न देख लो कौन कौन से इस मॉडल पेपर में भाई कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं जो कि आप लोगों के लिए हैं। और इन सबको भाई तैयार कर लो, सबको प्रश्नों को भाई तैयार कर लो और आज ही याद कर लो। पूरा पेपर भाई आज रट लो, क्योंकि यार मैं पूरा पेपर आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ, है ना। पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ बताऊँगा, पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगा। देखो प्रश्न नंबर 1 कहता है कि आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है। पेपर देने जाओगे भाई 1 नंबर का आएगा। 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चंस जो होंगे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे आप लोगों के एग्जाम में। पहला प्रश्न कहता है कि आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है। तो भाई इसके रचनाकार हो जाएंगे मोहन राकेश। मोहन राकेश मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर दूसरा कहता है कि रस में रथी के रचनाकार कौन है। पेपर में 1 नंबर का आएगा। तो रस में रथी के रचनाकार हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो है भाई ये रस में रथी के रचनाकार हो जाएंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर कहता है कि जो हमारी रचना है मधुशाला, मधुशाला के रचनाकार कौन है। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो मधुशाला के रचनाकार हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। आगे देखो प्रश्न नंबर 4 कहता है कि कामायनी के नायक का नाम क्या है। 1 नंबर का आएगा। आप लोगों की जो भाई जो रचना है कामायनी, और कामायनी के लेखक कौन है। कामायनी के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। तो कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद है। इसमें पूछा गया है कि कामायनी के नायक का नाम बता दीजिए। कामायनी जो है रचना, इसमें कौन सा नायक, किस नायक का वर्णन किया गया है। तो इसमें मनु का वर्णन किया गया है। जैसे पेपर में है तो आप लोग को मनु को सही करना है। चलो इसके बाद आगे देखो प्रश्न नंबर 5। अब प्रश्न नंबर 5 कहता है कि जो हमारी रचना है साकेत, साकेत महाकाव्य का प्रमुख पात्र कौन है। जो साकेत महाकाव्य इसका प्रमुख पात्र कौन है। 1 नंबर का आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्मिला। उर्मिला मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 6 कि वह तोड़ती पत्थर कविता में कवि ने किसका चित्रण किया है। वह तोड़ती पत्थर कविता में कवि ने किसका चित्रण किया है। तो भाई 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसका बी ऑप्शन सही करेंगे, मजदूर महिला। मजदूर महिला का वर्णन किया गया है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7। प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर देखो कहता है कि झांसी की रानी, झांसी की रानी कविता की रचनाकार कौन है। 1 नंबर का आएगा। तो झांसी की रानी की कविता की रचनाकार कौन है। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन सही करेंगे। और प्रश्न नंबर 8 कहता है कि कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है। तो कुकुरमुत्ता का रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएंगे। इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखो यहाँ पर कहता है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। जो हमारा करुण रस है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। 1 नंबर का आएगा। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। और प्रश्न नंबर 10 कहता है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। ये भी हमारा 1 ही नंबर का आएगा। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है ना। तो दोनों के दोनों प्रश्नों को भाई तैयार कर लो। इसके बाद आगे देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 11। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि जो हमारा यहाँ पर अलंकार है कि चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है। 1 नंबर का आएगा। तो इसमें हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। सारे प्रश्न भाई तैयार कर लो। पूरा पेपर में आज मैं आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ देने वाला हूँ। पूरा पेपर भाई सॉल्व करवा दूंगा।
प्रश्न नंबर 12 कहते हैं कि कनक कनक ते सौगुनी में कौन सा अलंकार है? तो कनक कनक ते सौगुनी में 1 नंबर का आएगा, इसमें हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। और फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट जो प्रश्न नंबर 13 कहता है कि नील कमल में कौन सा समास है? 1 नंबर का आएगा। तो नील कमल में भाई हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही करेंगे। नील कमल में कर्मधारय समास है। आगे देखो कि यथाशक्ति शब्द में जो हमारा शब्द है यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास लगा है? तो भाई यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास लगा है? तो इसमें हमारा अव्ययीभाव समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास है। तो प्रश्न नंबर 14 हमारे कंप्लीट हो गए। प्रश्न नंबर 15 देखो, प्रश्न नंबर 15 कहता है कि दुर्भाग्य शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? दुर्भाग्य में भाई कौन सा उपसर्ग लगा है? तो दुर्भाग्य में हमारा दुर उपसर्ग हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही करेंगे। और प्रश्न नंबर 16 कहता है कि मित्रता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखो प्रत्यय जो होता है, जो मित्रता लास्ट में क्या है, ता आ रहा है, तो यही हमारा प्रत्यय हो जाएगा, ता हमारा प्रत्यय हो जाएगा, मित्रता में हमारा ता प्रत्यय हो जाएगा। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कहता है कि प्रश्न नंबर 17 को देखने वाले हैं कि सीता ने पत्र लिखा वाक्य में सीता ने कौन सा कारक है? सीता ने पत्र लिखा वाक्य में सीता ने कौन सा कारक है? देखिए पत्र कौन लिख रहा है भाई? पत्र जो है सीता लिख रही है, सीता पत्र लिख रही है ना। तो अगर जो काम करने वाला होता है उसको हम कर्ता कारक कहते हैं। तो इसमें हमारी सीता काम कर रही, तो इसलिए हमारी कर्ता कारक हो जाएगा। 1 नंबर का एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। अगला देखो प्रश्न नंबर 18 कहता है, प्रश्न नंबर 18 कहता है कि मोहन ने कलम से पत्र लिखा वाक्य में कलम से कौन सा कारक है? अब भाई मोहन किस से पत्र लिख रहा है? देखो जिससे कोई काम किया जाए, जिससे कोई काम किया जाए वहाँ पर मेरा करण कारक होता है ना। जैसे कि मैंने चाकू से फल काटे, है ना, उसने पेन से लिखा और मोहन ने कलम से पत्र लिखा, मतलब जिससे कोई हम काम करते हैं तो वहाँ पर मेरा करण कारक हो जाता है। ये हमारा हो गया 1 नंबर का आएगा पेपर में। और इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में कि भाई उन्नति शब्द का विलोम शब्द बता दीजिए। उन्नति शब्द का विलोम शब्द बता दीजिए क्या होता है? 1 नंबर का आएगा। तो उन्नति शब्द का विलोम शब्द अवनति होता है। और प्रश्न नंबर 20 कहता है जो दूसरों का भला करे करने के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बता दीजिए। 1 नंबर का आएगा। तो उसका अर्थ होता है परोपकारी, इसका बी ऑप्शन सही करेंगे। अब भाई आगे देख लो पूरा पेपर, भाई देख लो पूरा पेपर मैं आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ देने वाला हूँ। आप पेपर देने जाओगे 6 नंबर का गद्यांश आएगा, है ना, 6 नंबर का गद्यांश आएगा। और इस गद्यांश पर आधारित 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और तीनों के तीनों क्वेश्चंस 2-2 नंबर वाले होंगे। तो 6 नंबर का गद्यांश आएगा। इसको सबसे पहले पढ़ते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 3 × 2 = 6 नंबर का। कि ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। तो यहाँ से भाई मुझे समझ में आया कि ये जो हमारा चैप्टर है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ हेडिंग डालेंगे, आप लिख देंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। और इसके बाद आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बी ऑप्शन कहता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। यहाँ पर उत्तर डाल के लिख देना रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर लिखना मन ही उन विचारों से युक्त होता है, मन ही उन विचारों से युक्त होता है जो ईर्ष्या को जन्म देते हैं। व्यक्ति मन को निर्मल रखे तो ईर्ष्या से मुक्त रह सकता है। यदि कोई ईर्ष्यालु है तथा इस विकार से मुक्त होना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक है कि वह व्यर्थ की बातें ना सोचा करे। जिस दिन से उसके अंदर रचनात्मक तरीके से अपने ईर्ष्यालु बनने के कारण को दूर करने की जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। तो ये भाई इतना हमारा कंप्लीट हुआ, 2 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए। अब आगे देखो तीसरा प्रश्न कहता है कि लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने को कहता है। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे लेखक का कहना है कि ईर्ष्या से बचने के लिए व्यर्थ की बातें सोचना बंद करके अपने अभाव की पूर्ति का रचनात्मक तरीका खोजना चाहिए। एक अथवा करके दिया कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग है एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा।
इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है। देखो ये हमें अथवा करके दिया गया है, लेकिन आप लोगों को दो में से एक क्वेश्चंस का उत्तर लिखना पड़ेगा। चाहो तो आप लोग ऊपर वाले का लिखो या फिर आप लोग मैं नीचे वाले का लिखो, दो में से एक का लिखना पड़ेगा। कई बच्चे क्या करते हैं, दोनों के दोनों सॉल्व कर देते हैं, ऐसी गलती नहीं करनी है। एक का उत्तर देना पड़ेगा, तो आप लोग ऊपर वाले का सॉल्व करो या फिर नीचे वाले का। आप चलो आगे देखो बात करते हैं, है ना, ये अथवा करके दिया गया था। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 3 × 2 = 6 नंबर का आएगा कि चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंग उगरी लंगे अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुण्य बोले रंग चले सिर छत्र धराई सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई। पहला प्रश्न दिया गया उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, पेपर में 2 नंबर का आएगा। और संदर्भ भाई यहाँ से लिख देना कि प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर इसके रेखांकित अंश की व्याख्या भी कर देना। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर कर देना कि मैं उस ईश्वर भगवान कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत धारण करके चलने लगता है। साफ सन दिया है कि किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है, तो यहाँ पर लिख देना कि जब ईश्वर की कृपा होती है तो लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। दूसरा प्रश्न कहता है कि ईश्वर रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है, तो इसमें हमारे रूपक और अनुप्रास अलंकार हो जाएंगे। तो ये हमारा भाई इतना हुआ, तो ये हमारा गद्यांश भी कंप्लीट हुआ और गद्यांश के बाद पद्यांश भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो भाई देखो अभी यहाँ से हम बात करने वाले हैं, आप लोगों का एक अथवा करके भी पद्यांश दिया जाएगा, अथवा करके पद्यांश दिया जाएगा। तो अथवा वाला देख लो भाई कौन सा दिया गया है, 2 पद्यांश में से एक पद्यांश का उत्तर लिखना पड़ेगा। इसको पहले पढ़ेंगे कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भगन विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित है स्मृतिशाला सी। इसको पढ़ने के बाद फिर आगे देखो बात करते हैं। इस पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न दिए जाएंगे। तो भाई इसको किसने लिखा था, ये जो हमारा है इसको किसने लिखा था, तो इसको सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा था, इस बात को याद रखना। लेकिन आप लोगों को क्या करना, 2 में से एक का ही सॉल्व करना है, दोनों नहीं सॉल्व करने। इस पर 3 प्रश्न ये दिए गए, इनको भी देख लेना। और इसके बाद हम सीधा आप लोगों को ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पेपर देने जाओगे 5 नंबर का संस्कृत का हिंदी में गद्यांश लिखने के लिए कहा जाएगा कि पहले उसका हमें संदर्भ लिखना है, फिर उसका हमें हिंदी में अनुवाद भी करना है। देखो यहाँ पर कैसे करते हैं कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाया केंद्र स्थलम अस्ति इति एवं संस्कृत वाङ्मय संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसिद्ध मुगल युवराज दारा सिखो अत्रगत भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम क्रोत्सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत यत तेन उपनिषदाम। इसको पूरा का पूरा भाई पढ़ लेना, पूरा है ना, ऐसा ही पूरा आएगा। यहाँ पर संदर्भ लिख देना प्रस्तुत गद्यावतरण प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन किया गया है। इसके बाद भाई आगे देखो बात करते हैं कि यहाँ पर हिंदी में अनुवाद भी करना पड़ेगा आप लोगों को। हिंदी में अनुवाद यहाँ से कर देना कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला था। जो यहाँ पर मुगल युवराज जो दारा सिकों ने यहाँ पर आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन भी किया था, वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करा दिया। एक अथवा करके पूछा गया कि अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते मानव जीवनम संस्कृतम ऐसा यथा समय नवा नवा विचारधारा स्वीकरोति नवा शक्ति चा प्राप्नोति अत्र गुराग्रह नास्ति यत् युक्तियुक्तम कल्याणकारी चात तत्र। इसको पूरा भी पढ़ लेना, अथवा करके दिया है, आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऊपर वाला सॉल्व करा दिया है। इसके बाद आगे देखो हम बात करें तो अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए कि हतो व प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा व भोज्यसे महिम निराश निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वारा। ये हमारा भाई 5 नंबर का पेपर में आएगा। इसका संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड में संकलित वीर वीरण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। इसका हिंदी में अनुवाद कर देना कि यदि अगर आप युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, यदि अगर तुम जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे, अथवा तुम इच्छा रहित ममता रहित और दुख रहित होकर युद्ध करो। चलो आगे देखो। इसके बाद अब सीधे यहाँ पर एक अथवा करके भी पूछा गया है। अथवा में आप लोग इसको सॉल्व कर देना किंस्विद गुरुत्रम भूमि किंस्विद दूचित्रम चखात और किंस्विद शीघ्रतम वातात किंस्विद पौत्रम तृणात। इसको भी सॉल्व कर लेना। यहाँ पर देखो फिर दिया है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर 5 मतलब कि एक खंड काव्य दिया जाएगा 3 नंबर का, उसका भी उत्तर लिखना पड़ेगा। और इसके बाद अगर हम और आगे बात करें तो यहाँ पर फिर हमारा देखो इसका स्क्रीनशॉट बाय कर लो ना, इसका देख लो, ये मुक्ति दूत दिया है, ये ज्योति जवाहर दिया, कर्ण खंड काव्य दिया है ना। और आगे देख लो, अब मैं सीधा आप लोगों को जीवन परिचय की ओर ले चलता हूँ।
जीवन परिचय भाई देख लो, जीवन परिचय। चलिए भाई जीवन परिचय को सॉल्व कराते हैं। जीवन परिचय में सबसे पहले हमारा लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा कि लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कर दीजिए। 5 नंबर का लेखक का जीवन परिचय भी आएगा। रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। तो सबसे पहले भाई मैं आप लोगों को रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिख करके समझा देता हूँ। तो रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय देखो कैसे लिखना है। सबसे पहले जन्म डालेंगे, फिर जन्म स्थान डालेंगे, पिता का नाम, मृत्यु, रचना। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान देख लो, अगोना, बस्ती, उत्तर प्रदेश। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 को होती है। रचनाएं देख लो, चिंतामणि विचार विधि और रसमीमांसा त्रिवेणी इनकी रचनाएं हो जाएंगी। इसके बाद आगे देखो, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे अब हम जीवन परिचय। जीवन परिचय में देखो कितना लिखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना, यहाँ पर फिर अगोना लिखा है, अगोना है ना, अगोना प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है, अगोना होगा, गोना नहीं अगोना, ये वाला भी अगोना लिख लेना यहाँ पर, ये वाला अगोना। अगोना नामक गांव में 4 अक्टूबर 1884 को हुआ था। रामचंद्र शुक्ल 4 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ हमीरपुर चले गए। रामचंद्र शुक्ल जी की उम्र जब 4 वर्ष की थी तब ये अपने पिता के साथ हमीरपुर चले गए और हमीरपुर में रामचंद्र शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा हुई। 1882 ईस्वी तक ईस्वी में उनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानून के पद पर हुई। 1921 में रामचंद्र शुक्ल ने मिशन स्कूल से फाइनल की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखाया। लिखिया ने भी लिखाया है, यहाँ पर देखो है ना, लिखिया नहीं होगा भाई, लिखिया ने लिखाया, लिखने में थोड़ा तकलीफ हो जाती होगी, चलो लिखाया है पर कर लेना है ना। तो यहाँ पर देखो इन्होंने इंटर कॉलेज में अपना नाम लिखाया, किंतु गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सकी। बाद में हिंदी शब्द सागर के लिए काशी आ गए। कुछ ही दिनों तक नागरिक प्रचारणिक पत्रिका का सभी संपादन किया। श्वास का दौरा पड़ने के कारण 2 फरवरी 1941 को उनका देहावसान हो जाता है। नीचे रचनाएं लिख देना, रश्मिमांसा त्रिवेणी चिंतामणि। इसके बाद आगे देखो, यहाँ पर फिर हमसे कहा गया एक कवि का जीवन परिचय भी लिखने के लिए कहा जाएगा। 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। सूरदास का हम आप लोगों को सॉल्व करवाने वाले हैं। सूरदास, महादेव वर्मा, तुलसीदास, रामनरेश त्रिपाठी। तो इसमें से भाई आप लोगों को जो अच्छा लगेगा आप लोग लिख देना जीवन परिचय, लेकिन मैं आप लोगों को जो सूरदास जी का जीवन परिचय लिख करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, यहाँ पर पहली हेडिंग डालेंगे जन्म, फिर जन्म स्थान, फिर पिता का नाम, फिर मृत्यु का नाम, रचनाएं। तो इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म स्थान रुनकता में। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में होती है। इनकी रचनाएं देखो, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी इनकी रचनाएं हो जाएंगी। इसके बाद आगे देखो, यहाँ पर फिर हमारी अगली हेडिंग पड़ेगी जीवन परिचय वाली कि सूरदास जी का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता नामक गाँव में हुआ था। सूरदास जो थे सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, है ना। तो हमारा सारस्वत ब्राह्मण परिवार जो वहाँ पर पैदा हुए थे। 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन किया। सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान भी हो गया था। बचपन से ही विरक्त होकर ये गौ घाट पर रहने लगे थे। वल्लभाचार्य को इन्होंने एक पद भी सुनाया था जिस पर वल्लभाचार्य प्रसन्न हो गए और वल्लभाचार्य ने सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने लगे। क्लियर रख लिए गए। सूरदास जी जो थे वो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी मृत्यु परसौली नामक ग्राम में 1583 ईस्वी को हो जाती है। रचनाएं देख लो, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागरी सब रचनाएं हो जाएंगी सूरदास जी की। ये हमारा भी जीवन परिचय सूरदास जी का भी कंप्लीट हुआ। और इसके बाद फिर आप लोगों को एक श्लोक याद कर लेना है। एक भाई श्लोक याद कर लो, 2 नंबर का श्लोक भी आता है ना, 2 नंबर का श्लोक आएगा। और एक पत्र लेखन, एक कोई पत्र लेखन, भाई ये वाला पत्र लेखन याद कर लेना। शहर की सफाई पर पत्र लेखन को याद कर लेना, 4 नंबर का पत्र लेखन भी आएगा। और इसके बाद संस्कृत के भाई 2 प्रश्न उत्तर भी पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखो संस्कृत के 2 प्रश्न उत्तर 2 नंबर के आएंगे, इनको भी देख लेना। और एक निबंध भी आएगा, ये देखो निबंध 10वें नंबर पर हमारा निबंध दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिख दो। भाई 7 नंबर का निबंध आएगा। पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, विज्ञान अभिशाप एवं वरदान, वृक्षारोपण का महत्व, जनसंख्या वृद्धि। तो ये हमारे 4 निबंध हैं। 4 निबंध भाई तैयार कर लो। 4